ऑफिसर्स क्वार्टर में मैनेजर की बीवी और उसी क्वार्टर में एक 1.5 साल का बच्चा भी मौजूद है। इसी बीच उस क्वार्टर में एक शख्स आता है जिसे बीवी अच्छी तरीके से जानती और समझती भी है। कहती है, आप अंदर आइए भैया, बहुत दिनों बाद आप अंदर आए हैं। इसके बाद वो जो शख्स है हॉल में से उठकर सीधा किचन की ओर चले जाता है। जो बीवी है लगातार फोन में कुछ देख रही थी, उसे पता था कि शायद इन्हें प्यास लगी हो, किचन में वो पानी पीने जा रहे हो। किचन से कुछ आवाज आती है और इसी बीच वो जो शख्स घर में आया था वो अदरक कूटने वाली मुसली और दूसरे हाथ में चाकू लेकर आया और पीछे से उसी ऑफिसर क्वार्टर में मैनेजर की बीवी के सिर के बीचों बीच पीछे से वार करता है। बीवी चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है दर्द के मारे और उसी चीखम चिल्ली में ये जो शख्स घर के अंदर आया था, जिसे बीवी जानती भी थी, उस शख्स ने गला काट दिया। पीछे से ही चीखने चिल्लाने का जो दौर था वो थम जाता है, बीवी की सांसें थम जाती हैं, बीवी दम तोड़ देती है और सोफे पर ही पड़ी हुई मिलती है। इसके बाद ये जो जनाब है, जो शख्स हैं जो घर के अंदर आए थे, ये घर में चारों तरफ ढूंढते हैं मानो कोई चीज तलाश रहे हो। चोरी करना इनका इरादा नहीं था। फिर एक कमरे में जाते हैं जहां पर देखते हैं कि 1.5 साल का एक जो बच्चा है, जिसकी आप तस्वीर अभी देख रहे हैं, बाकायदा एक कृष्ण कन्हैया बने हुए हैं। ये जो बच्चा था उस कमरे में सो रहा था गहरी नींद में। ये अदरक कूटने वाली उस मुसली से उस 1.5 साल के बच्चे के सिर के बीचों बीच इस तरीके से मारते हैं कि बच्चा वहीं पर उसी वक्त दम तोड़ देता है। ना चीखना, ना चिल्लाना, ना रोना, ना धोना। और ये जो सारी जो चीजें हो रही थी, इसकी पल पल की जो जानकारी थी, सीधे पति को अपने दफ्तर बैठे हुए हर एक चीज का पता था कि कब कौन सा शख्स उसकी बीवी से कब मिल रहा है, घर के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। और जो पति है, जो कि मैनेजर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, वो अपने दफ्तर में लोगों से हंसी खुशी मिल रहा है, बावजूद ये जानते हुए कि उसके घर में कातिल घुस चुका है। और किस तरीके से ये ऑस्कर लेवल एक्टिंग करता है, खुद पुलिस वाले हैरान परेशान हो जाते हैं कि कातिल असल में कौन है। क्योंकि कातिल के बारे में सिर्फ एक ही शख्स को पता था और वो था खुद उस घर का पति, उस बच्चे का पिता। लेकिन बावजूद इसके पुलिस को कई दिनों तक मेहनत करनी पड़ती है पता लगाने में। लगातार किडनैपिंग के कॉल आते हैं खुद पति के फोन पर, और ये कहते हुए, जनाब अगर आप अपने बच्चे को अब जिंदा देखना चाहते हैं तो 30 लाख रुपए दीजिए, आपका बच्चा जिंदा हो जाएगा। पुलिस जैसे ही मौका वारदात पर पहुंचती है, बच्चा तो गायब हो जाता है, लेकिन बीवी की लाश उसी ऑफिसर क्वार्टर के कमरे में मिलती है। और किस तरीके से जो जांच की जो करवट थी वो बदलती है, और कैसे एक ऐसा कातिल जिसके बीच में एक अनोखी डील हुई थी, और उस अनोखी डील की बदौलत, अगर मैं आप इस कहानी के, इस वीडियो के अंत तक आप जब तक ये सुनेंगे, इस कहानी में आपको शर्म आएगी कि कातिल किस तरीके से बाहर अभी भी घूम भी रहा है, क्योंकि कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा है। हर कोई जानता है कि ये कातिल है, लेकिन वो आज भी सलाखों के बाहर है। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। तो जैसा कि दीपक ने बोला कि आपको शर्म आएगी, और आनी भी चाहिए, हर किसी को आएगी। ऐसे सिस्टम पर आएगी, ऐसे प्रशासन पर आएगी कि जो कातिल है वो सरेआम जमानत पर बाहर घूम रहा है, और अभी भी जो एक केस है वो विचाराधीन है। मतलब विचार किया जा रहा है कि कौन कातिल है, कैसे कातिल है, क्या सबूत कम पड़ गए। आप सोचिए, एक पिता अपने ही बच्चे का कत्ल करवाता है, अपनी ही पत्नी को मरवाता है, और उसके बाद जब कोर्ट में पूरा मामला जाता है तो उसे बड़ी आसानी से ज़मानत मिल जाती है। और ये जो पूरा मामला है 2020 का है, लेकिन अब 2025 चल रहा है। सोचिए, ये जो कातिल है, ये जो पिता है, ये अभी भी खुलेआम फ्री घूम रहे हैं, इनके घर में पार्टियां हो रही हैं, लेकिन यही वो हत्यारे हैं। अब कहानी की शुरुआत कैसे होती है, किस तरीके से जो पुलिस है इन तक पहुँचती है और कैसे ये छूटते हैं, उसकी एक एक जानकारी आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जयपुर का है। 7 जनवरी 2020 को एक एरिया है प्रताप नगर, वहाँ के सेक्टर 26 में ये जो आप एक क्वार्टर देख रहे हैं, अपार्टमेंट यूनिक टावर इसका नाम है, और यहाँ पे कई सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं। और इसी के फ्लैट नंबर 103 आई ब्लॉक में एक फैमिली रहती थी, रोहित तिवारी की। उनके साथ उनकी पत्नी थी श्वेता तिवारी, उनका 21 महीने यानी करीब करीब 1.5 साल से ऊपर का बेटा, जिसका नाम श्रेयम तिवारी था। और ये जो रोहित तिवारी हैं, जैसा दीपक ने भी शुरुआत में बताया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो जयपुर में है, वहाँ पर इनकी नौकरी थी, उस डिपार्टमेंट में काम करते थे, मैनेजर थे।
अब दरअसल 7 जनवरी 2020 को रोज की तरह इस घर में जो पति हैं वो काम पर चले गए थे। पत्नी और बेटा घर पर थे। अब ऐसे में नौकरानी के आने का टाइम होता है करीब करीब शाम को, क्योंकि सुबह नौकरानी अपना काम करके चली गई थी, अब शाम को उसको फिर से आना था। अब जैसे ही वो घर में दाखिल होती है उसे लगता है कि आज घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, शायद जो मैडम है वो है नहीं। वो कई बार आवाज़ भी लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वो गेट को खोलती है, अंदर जाती है। अंदर जाकर जैसे ही बेडरूम में पहुंचती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसके मुंह से सिर्फ चीख निकलती है। वो देखती है कि जो बेडरूम है वहाँ पर खून की जो एक कतार है, यूँ समझिए खून के जो धब्बे हैं वो फैले हुए हैं और कतार की तरीके से जो खून है वो बह रहा है। वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो देखती है कि अंदर उसकी मालकिन यानी कि श्वेता तिवारी की लाश पड़ी हुई है। उनके गले से खून बह रहा है, उनके सिर के पिछले हिस्से से खून बह रहा है। और ये देखती है वो घबराती हैं, वो बाहर निकलती हैं, चिल्लाना शुरू करती हैं। और अब अगल बगल के जो अपार्टमेंट थे, जो फ्लैट्स थे, उनके जो लोग निकल कर आते हैं, वो पूछते हैं उस नौकरानी से कि क्या हुआ। नौकरानी पूरी कहानी बताती है और ऐसे में पड़ोस का एक जो फ्लैट वाला था वही पुलिस को कॉल करता है और पूरी कहानी बताता है कि सर अभी इनकी नौकरानी और इस फ्लैट के अंदर 103 में कुछ ऐसी एक घटना घट गई है। मौकाए वारदात पर जो पुलिस है प्रतापनगर की वहाँ पर पहुँचती है और वो देखती है कि कमरे में जो बेड है उस पर रोहित की जो पत्नी है श्वेता वो खून से लथपथ पड़ी हुई है। अब जब पहली नज़र में पुलिस पूरी चीज़ को देखती है, क्राइम सीन को देखती है, तो उन्हें दिखता है कि वहाँ पर उनके सिर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, उनके गले को काटा गया है। ये सब देख के बड़े अधिकारियों को सूचना दी जाती है और ये पूछा जाता है कि आखिर इस परिवार के जो मुखिया हैं वो कौन है। और साथ ही साथ पुलिस ये भी देखती है क्या कोई अलमारी तोड़ी गई, क्या जो सोने के गहने हैं, कैश है, ये सब गायब हुआ है। तो पुलिस को ऐसा भी नहीं दिखता कि घर से कोई चोरी या लूटपाट जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब इधर श्वेता के साथ ना कोई बदसलूकी हुई, ना कोई ऐसे संघर्ष के निशान पुलिस को दिखते हैं। पुलिस को साफ तौर पे पहली नज़र में यही दिखता है कि बड़ी आसानी से इसका कत्ल कर दिया गया है और बड़ी ही आसानी से वार हुआ है। अब घर के मुखिया यानी कि रोहित तिवारी को कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद जो रोहित हैं वो भागे भागे ऑफिस से अपने घर पहुंचते हैं, बदहवास होते हैं और जैसे ही वो पत्नी की लाश देखते हैं बेड पर वो रोना शुरू करते हैं। उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो कांपने लगते हैं। ऐसे में फ़ौरन पुलिस से कहते हैं सर मेरा बेटा, क्या वो मेरा बेटा ठीक है। अब इतना कहने के बाद पुलिस जो है वो पूछती है कि क्या यहाँ बेटा भी था। उसके बारे में उसकी तस्वीर देखी जाती है, उसके बारे में पूछा जाता है, पड़ोसियों से हर किसी से पूछताछ की जाती है। तो 21 महीने यानी कि करीब 1.5 साल का जो बेटा था श्रेयम, उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि बीवी को मार दिया, लूटपाट हुई नहीं है और बेटा गायब है, तो आखिर माजरा है क्या। अब इधर पुलिस जहां बच्चे के बारे में पूछताछ कर रही थी, पड़ोसियों से पूछ रही थी, क्योंकि सबसे पहला शक या सबसे पहली जो पूछताछ होती है वो अक्सर आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से की जाती है। और फ्लैट नंबर 103 जिसमें यह वारदात हुई थी उसके बगल में जितने भी फ्लैट थे, ऊपर नीचे हर जगह पुलिस पूछताछ कर रही थी। तभी इसी बीच उसी रोज़ जो पिता हैं यानी कि रोहित तिवारी हैं, उनके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। अब मैसेज क्या आता है, उसमें लिखा होता है कि अगर तुम अपने बेटे को ज़िंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। और ये मैसेज किस नंबर से आता है? दरअसल ये जो मैसेज आता है ये किसी और नंबर से नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी यानी कि जो मर चुकी है श्वेता तिवारी के फ़ोन से आता है। पहला मैसेज आया, फिर दूसरा मैसेज आया, फिर तीसरा मैसेज आया। अब ये हो जाने के बाद जो पति हैं वो फ़ौरन पुलिस को दिखाते हैं, बोलते हैं सर मेरे पास 3 मैसेज आ चुके हैं और इसमें बार बार मुझसे पैसे की डिमांड की जा रही है मेरे बेटे के लिए, और तो और ये देखिए जो नंबर है मेरी पत्नी का ही है। अब पुलिस पत्नी का फ़ोन ढूंढने लगती है तो पता लगता है कि घर से बीवी का जो फ़ोन है वो गायब है। पुलिस को समझ में आता है कातिल जो है वो फ़ोन भी लेकर चले गए हैं। अब यहाँ पर जो पति है पूरी तरीके से पुलिस को दिखा रहा है कि देखिए भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, आप कैसे भी करके उसे ढूंढिए, नहीं तो मैं जो किडनैपर्स हैं उनको 30 लाख देने को तैयार हूँ। यानी कि रोहित तिवारी मान जाते हैं कि अब वो कैसे भी करके पुलिस को किडनैपिंग का है तो वो केस सुलझाए, नहीं तो वो आरोपी को या जो भी किडनैपर है उसको पैसे दे देंगे। अब यहाँ पर होता ये है कि पुलिस अपार्टमेंट की तलाशी तो लेती है, पड़ोसियों की तलाशी भी लेती है, लेकिन सीसीटीवी का जो फुटेज होता है वो पुलिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी केस होता है उसके लिए सबसे पहले पुलिस जो है वो देखती है आसपास सीसीटीवी है कि नहीं। अब ये जो अपार्टमेंट था जहाँ पर सीसीटीवी थे, यहाँ पर जब पुलिस एक एक करके सीसीटीवी देखती तो पुलिस को समझ में आता है कि इस अपार्टमेंट के ज़्यादातर सीसीटीवी जो हैं वो ख़राब हैं, उनमें कोई तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से कोई भी जो इनपुट है वो उसके अंदर कैद नहीं हुआ।
अब लगातार जो है टेंशन बढ़ती जा रही थी। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो डर रहे थे, जितने भी लोग थे उनमें पुलिस को लेकर आक्रोश था कि एक परिवार में एक जो महिला है उसकी हत्या हो गई, बेटा गायब है, आप अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे। अब ऐसे में पुलिस भी परेशान थी कि शुरुआत करे तो करे कैसे, कैसे इस हत्या में और किडनैपिंग के केस को पुलिस सुलझाए। इधर जो श्वेता तिवारी के पेरेंट्स थे यानी उनके जो माँ बाप थे उनको खबर की जाती है, तो वो भी कानपुर से निकलते हैं जयपुर आने के लिए और फटाफट अपनी बेटी की जब उन्हें पूरी खबर मिलती है कि उनका जो पोता है माफ करिएगा जो उनका नाती है वो गायब है और जो उनकी बेटी है उसकी हत्या कर दी गई, तो वो भी परेशान होते हैं और फ़ौरन वो कानपुर से रवाना हो लेते हैं। अब इधर पुलिस को ये पता लगाना था कि आखिर बेटा गया तो गया कहाँ, लेकिन अभी आप जो अपार्टमेंट देख रहे हैं पुलिस ने इस वक्त इस अपार्टमेंट में छानबीन की। 7 तारीख को जो पूरा मामला चल रहा है करीब रात तक पुलिस अपार्टमेंट में छानबीन करती रही, आसपास छानबीन करती रही, लेकिन पुलिस ने इस अपार्टमेंट के आसपास या पीछे के इलाके में जो सुनसान इलाका खाली प्लॉट पड़े हैं वहाँ पर जाकर पुलिस ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि पुलिस को पहली नज़र में किडनैपिंग ही लग रहा था। पुलिस को लग रहा था कि लड़के का सच में किडनैप हुआ है, लेकिन जब पुलिस के बड़े अधिकारी आते हैं, टीमें बनाई जाती हैं, करीब करीब 105 पुलिस वालों की 5 टीमें बनाई जाती हैं और कहा जाता है कैसे भी करके उस बच्चे को जिंदा ढूंढ कर लाओ। और जब वो सर्चिंग पर निकलते हैं तो अगली रोज़ यानी कि 8 तारीख को, 7 को मर्डर हुआ था, 8 तारीख को इसी अपार्टमेंट की जो आप देख रहे हैं यूनिट टावर, इसी के पीछे वाले एरिया में एक खाली प्लाट था, वहीं पर दीवार से सटा हुआ कपड़े में लिपटा कोई चीज़ दिखती है पुलिस को। अब जैसे ही पुलिस उसके पास जाते हैं तो पुलिस को पता लगता है कि ये जो चीज़ है जो कपड़े से ढकी हुई शायद किसी की बॉडी है। अब जैसे ही कपड़ा हटाया जाता है सफ़ेद रंग का, पुलिस को दिखता है कि अंदर एक बच्चा है और अब पुलिस को समझ में आ जाता है कि बच्चा कोई और नहीं बल्कि श्रेयम ही है। अब उसकी शिनाख्त कराई जाती है और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे, इसमें आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले हैं और एक शख्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हालत में घुटने के बल बैठा है, आंखों से उसके आंसू निकल रहे हैं। हो सकता है इस तस्वीर में आपको धुंधला दिख रहा हो, आंसू ना दिख रहे हो, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर है जब श्रेयम की बॉडी मिलती है और ये जो रोने गिड़गिड़ाने वाले शख्स हैं जो घुटने के बल बैठे हैं, उन्हीं के पिता रोहित तिवारी हैं, वही कातिल है जिसने अपने बेटे को मरवा दिया है। पुलिस के सामने एक्टिंग कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि बदहवास हो गया है, ये इसे कुछ पता नहीं है, चीखता है उस जगह पर, चिल्लाता है और इस तरीके से घुटने के बल बैठ जाता है। पुलिस को भी लगता है कि ये जो केस है कितना ज़्यादा बर्बर हो गया कि एक पत्नी, इस बेचारे आदमी की पत्नी ख़त्म हो गई, बेटे की लाश अपनी आंखों के सामने देख रहा है, महज 1.5 साल का बेटा था। उनको भी लगता है कि इस आदमी पर क्या बीत रही है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस शख्स को वो सहारा दे रहे हैं ना पुलिस वाले, वही एक नंबर का, आप ये समझिए कि उसी के दिमाग में सारी चीज़ें पनप रही थी, वही शैतानी खोपड़ी है, उसी के दिमाग में वो चीज़ें चल रही थी कि कैसे ये कत्ल करवाना है। अब यहाँ तक चीज़ें हो जाने के बाद जो पत्नी की लाश थी उसको तो पहले ही भेज दिया गया था पोस्टमार्टम के लिए, अब बेटे की भी मिल जाती तो उसको भी भेजा जाता है, दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। बाकी चीज़ जो रिपोर्ट्स होती है उनके लिए भी वेट किया जाता है कि डॉक्टर की तरफ से पूरी चीज़ें आ जाएं कि कत्ल कैसे किया गया, टाइमिंग क्या था, हर एक चीज़ पता लग जाए। अब इधर पुलिस का मकसद ये था, पुलिस को एक चीज़ समझ में आई, अभी तक पुलिस को थ्योरी ये समझ में आई थी कि हो सकता है एक शख्स जिसे पता हो कि ये लोग पैसे वाले लोग हों, वो बेटे को किडनैप करने आया हो और जो पत्नी है उन्होंने देख लिया हो, इसलिए उस शख्स ने पत्नी को मार दिया और बेटा उठाकर वो ले गया और फिर जब उसे लगा पुलिस उसे पकड़ लेगी तो उसने बेटे का भी कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ पर पूरी कहानी कब घूमती है? दरअसल ये पूरी कहानी तब घूमती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है और पता लगता है कि पत्नी श्वेता और जो बेटा है श्रेयम, दोनों के मरने का वक्त एक ही है, मतलब मुश्किल से 1 या 2 मिनट का फासला है। इधर उसने श्वेता को मारा, चाकू से उसका गला काटा और फिर कुछ देर बाद उसके बेडरूम में गया बेटे के और वहाँ पर बेटे का भी कत्ल किया। अब जब पुलिस को ये समझ में आता है तो उन्हें समझ में ये भी आ गया कि ये जो किडनैपिंग की थ्योरी बनाई गई है ये झूठी है, यानी कि जब पिता के फ़ोन पर मैसेज आया फिरौती के लिए 30 लाख रुपए मांगने के लिए, यानी तब तक श्रेयम जो है वो मर चुका था और कातिल इसकी लाश को घर से बाहर लेकर गए हैं। अब तक पुलिस को ये समझ में आ गया था। अब जो पिता हैं वो रो रहे हैं, उनसे बातचीत की जाती है, पुलिस जानने की कोशिश करती है कि आखिर जो बेटा है वो कब कैसे पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ, शादी कब हुई, हर एक चीज़ पता लगाई जाती है। तो जो पिता हैं यानी जो रोहित तिवारी हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं पुलिस के सामने, ढोंग कर रहे हैं, पुलिस को बताते हैं कि सर मेरी शादी 24 जनवरी 2011 को श्वेता के साथ हुई थी, हमारा कोई बेटा नहीं हो रहा था, हमने करीब 7 साल तक मन्नत मांगी है, बहुत ज़्यादा मिन्नतें की हैं भगवान के सामने, डॉक्टर्स के सामने, तब जाकर IVF के ज़रिए जो मेरा बेटा है वो पैदा हुआ और इसके बाद हमने बहुत ज़्यादा खुशियाँ हमारे घर में आ गई थी, श्वेता बहुत खुश थी, हर एक चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी
और तो और हमने बहुत बड़ी पार्टी भी रखी थी जब श्रेयम पैदा हुआ था। अब पुलिस को ये सारी चीज़ें पता लगने के बाद उन्हें लगता है कि इस फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक बच्चा जो करीब 7 साल बाद पैदा हुआ, इतनी मिन्नतों के बाद, उसको मार दिया किडनैपर्स ने। पुलिस के मन में भी गुस्सा था उस आदमी के प्रति जिसने ये सारी चीज़ें की। लेकिन अब इधर होता क्या है, पुलिस को ये चीज़ समझ में आई थी, जैसे मैंने आपको टाइमिंग बताया कि पोस्टमार्टम में ये पता लगा कि दोनों की हत्या, यानी माँ और बेटे दोनों की हत्या एक टाइम पर की गई। केस बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कातिल है तो है कौन। लेकिन पुलिस को पहला सुराग, या यूं कहें कि पहला सबूत मिलता है टाइमिंग पर, और दूसरा मिलता है जब श्वेता के माता पिता कानपुर से जयपुर आते हैं और वो साफ तौर पर अपने दामाद पर आरोप लगाते हैं। वो पुलिस के सामने कहते हैं कि सर, हो ना हो इस हत्याकांड में, चाहे वो मेरा नाती हो और चाहे वो मेरी बेटी हो, दोनों को मारने वाला कोई और नहीं, मेरा ही दामाद रोहित है। पुलिस को लगता है कि वो अपने पति को क्यों मारेगा, अपने बच्चे को ही क्यों मारेगा। तब कहानी एक और नई खुलकर आती है। दरअसल जो सास ससुर हैं वो पुलिस को बताते हैं कि देखिए, हम लोग कानपुर के रहने वाले हैं और जो हमारे दामाद हैं रोहित, वो दिल्ली के रहने वाले हैं। शादी के वक्त से ही, हम जब शादी तय हुई उसके बाद से ही इनके बीच में अनबन शुरू हो गई। एक छोटी सी चीज़ को लेके बहस भी हुई थी। जो श्वेता है वो चाहती थी कि शादी कानपुर में हो, रोहित चाहता था शादी दिल्ली में हो, लेकिन ये सब चीज़ें ना होकर फिर हमने उनकी बात मानी और शादी गाजियाबाद में करा दी। अब शादी हो जाने के बाद हुआ ऐसा कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते, छोटी छोटी चीज़ पे झगड़े होते। कई बार तो श्वेता ने हमें चिट्ठी भी लिखी जिसमें उसने बताया कि उसे किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद करीब करीब 1 साल तक ये दोनों अलग रहे। श्वेता अपने मायके में आ गई थी, यहाँ पर ही। उसके बाद फिर अपने पति के पास जाती है। 2015 में ये लोग उदयपुर आ जाते हैं, फिर जयपुर में सेटल हो जाते हैं। और इसके बाद भी इन दोनों में विवाद चल रहा था। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, इस पूरे हत्याकांड में कोई और नहीं बल्कि मेरा दामाद ही शामिल है। और तो और एक मैसेज दिखाया गया पुलिस को, वो था 5 जनवरी का। 7 जनवरी को जो मर्डर किया गया और 5 जनवरी का एक मैसेज दिखाया गया जो कि भेजा गया था इसके द्वारा, पति के द्वारा, रोहित तिवारी के द्वारा। अपने ही साले को और कहा गया था कि मैं तुम्हारी बहन से तंग आ गया हूँ, अभी कुछ बुरा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, इसको समझा लो। इस तरीके की बातें कही गई। और तो और पुलिस ने वो माफ़ करिएगा, जो सास ससुर थे उन्होंने वो लेटर्स भी पुलिस को सौंपे जो श्वेता ने लिखे थे अपने पति के खिलाफ। और उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी, किस तरीके से वो उसे प्रताड़ित करता है, रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, वो खुश नहीं रह पा रही है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें पुलिस को मिलती हैं। अब पुलिस के दिमाग में एक चीज़ और डाली गई, यानी कि कातिल दामाद भी हो सकता है। लेकिन पुलिस को ये जानना था कि अगर वो पिता कातिल है अपने बेटे का, अगर वो बीवी का कातिल है, अपनी ही पत्नी को मारने वाला है, तो आखिर वो तो पूरे टाइम ऑफिस में था। जब पुलिस ने ऑफिस का सीसीटीवी चेक किया, सब कुछ चेक किया, लोगों से पूछताछ की ऑफिस के, तो पता लगता है कि जो पति रोहित तिवारी है वो तो ऑफिस में है। तो आखिर कत्ल किया किसने? और अगर रोहित ने ही कत्ल करवाया तो उसका पार्टनर कौन है? पुलिस के मन में कई सारे सवाल कौंध रहे थे। पुलिस को जानना था कि आखिर ये मर्डर, 2 मर्डर किए गए, बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया, बेरहमी से मारा गया, तो आखिर एक पिता ये कैसे कर सकता है? और अगर पिता नहीं है तो फिर हत्यारा है कौन? अब आप आगे समझिए किस तरीके से पुलिस इस पूरे केस को सुलझाती है, लेकिन पुलिस के सुलझाने के बावजूद कैसे कातिल खुलेआम घूम रहा है। देखिए, यहाँ पर पुलिस अपना काम कर रही थी। वहाँ पर जब डेड बॉडीज़ या कहें माँ को मुखाग्नि देने की बारी आ रही थी, तो जब माँ को लेटाया गया अंतिम संस्कार में, तो माँ के छाती पर ही 1.5 साल की बच्ची को भी लेटाया गया और उसके बाद मुखाग्नि दी गई। ये जो दृश्य था, इसे देखकर हर किसी की आंखों में आंसू था, खुद पुलिस वालों के आंखों में आंसू था। और ये जो पति है जो ऑस्कर लेवल एक्टिंग कर रहा है, उसकी एक्टिंग में तो रत्ती भर की कोई कमी नहीं थी। अब ऐसा दृश्य देखकर पुलिस को लगा कि हो ना हो हमें केस को फटाफट सुलझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे अंतिम संस्कार के वक्त, वो हर किसी के मन में गुस्सा था और चाहते थे कि किसी भी तरीके से जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलझाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मीडिया का प्रेशर बढ़ रहा है। एक मैनेजर की बीवी की हत्या हो जाती है, खुद के फ्लैट के अंदर बच्चे की भी हत्या हो जाती है। ऐसे में पुलिस अब हर एक सवाल को ढूंढकर उस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, एक एक कड़ी को पकड़कर। अब इसी में जो सबसे जो बड़ा दाव जो पलटता है तब जब पता लगता है कि जिस फ्लैट में जहां पे इनकी हत्या हुई, आसपास के तमाम जितने भी सीसीटीवी थे सब खराब हो जाते हैं, लेकिन एक फ्लैट का जो सीसीटीवी था वो अभी भी काम कर रहा था, क्योंकि उसमें लाल बत्ती जल रही थी। लेकिन उस फ्लैट में जो लोग रहने वाले थे वो राजस्थान को छोड़कर कहीं बाहर घूमने गए थे। पुलिस को लगा कि चलो एक फ़ोन कॉल कर पूछ लेते हैं कि कहीं अगर वो हमारी मदद करना चाहें या ना चाहें।
लेकिन पुलिस के लिए जो सबसे अच्छी बात थी कि उस फैमिली ने कहा कि सर देखिए हम तो बाहर आए हुए हैं, हमारा जो लॉक है थोड़ा सा बहुत महंगा है, कोशिश कीजिए कि अगर ना टूटे। तो पुलिस ने कहा कि देखिए हमें आपके डीवीआर से मतलब है, बाकी हम आपके घर पर कोई छानबीन नहीं करना चाहते, हमें बस उस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखनी है। फैमिली ने वहां से परमिशन दी। यहां पर कांस्टेबल्स को कहा गया कि जाओ बैल्कनी में चढ़ो और वहां से खिड़की को तोड़कर वो जो डीवीआर है जहां पे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होती है उसे बाहर निकालो। अब यहां पर पहली बार पुलिस को एक ऐसा सबूत मिलने वाला था जिसमें कातिल का चेहरा दिखाई दे सकता था। उसके बाद जो डीवीआर निकाला जाता है, उस डीवीआर में जो तस्वीर आई थी, हम आपको पूरा तो नहीं दिखा सकते क्योंकि मामला पूरा कोर्ट में है अभी भी। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये उसी वक्त की तस्वीर है जब एक शख्स उसी की बच्ची को चादर में लपेटकर बाहर कहीं निकलने की कोशिश कर रहा है। पहली बार कातिल का चेहरा पुलिस वालों के सामने था। एक ऐसा सबूत हो सकता था जिससे जितने बहुत जल्दी केस सुलझ सकता था। इसके बाद ही सीधे जाते हैं रोहित के पास और रोहित को दिखाकर पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो। रोहित ने कहा हाँ सर, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, सौरभ जाट है और ये अक्सर हमारे घर में आना जाना इसका लगा रहता है। क्या इसी ने मेरी बीवी का कत्ल किया है? पुलिस वाले कहते हैं कि देखो ये तो नहीं पता कि कत्ल किया कि नहीं किया, लेकिन ये जो सौरभ जाट है इसके हाथ में या कुछ ऐसी चादर जैसी कोई चीज लिपटी हो सकता है तुम्हारा बच्चा उसी चादर में लिपटा हो। अब यहां पर ये जो सारी कवायद चल रही है, इसके बाद चीजें क्या हो रही हैं? दरअसल उसी फ्लोर पर जब वो जो पूरा फ्लैट था, उस फ्लैट के ऊपर वाले हिस्से में एक जो आंटी थी वो आती हैं, वो कहती हैं पुलिस वालों को कि देखिए उस रोज ना मेरे कैमरे में भी जिस वक्त आप बता रहे हैं उस वक्त एक चीखने और चिल्लाने की आवाज भी रिकॉर्ड हुई है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें शख्स दिखाई देता है। एक सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन आवाज जरूर सुनाई दे रही है। जैसा होता है कि फ्लैट में आप जब रहते हैं आस पड़ोस में कोई झगड़ा कर रहा होता है तो आवाज रिकॉर्ड हो जाती। इससे पुलिस को मदद मिलती है कि किस वक्त हत्या को अंजाम दिया गया होगा। अब इतनी देर में पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आ जाती है और उसमें कहा जाता है कि देखिए जो माँ है और बच्चे दोनों की मौत एक ही समय पे हुई है और जो समय बताई गई थी उसमें ही चीखने और चिल्लाने की आवाज की बात तस्दीक हो जाती है। अब पहली बार पुलिस को लगता है कि इनके पास बहुत बड़ी लीड है, इससे पूरा मामला सुलझ सकता है। अब यहां पर पुलिस के लिए दूसरा पेज क्या, लगातार पति के फोन में मैसेज आए जा रहे हैं कि 30 लाख रुपए दो नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। अब इधर रोहित किसी भी तरीके से पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है, ढोंग कर रहा है। अब यहीं पर पुलिस को अचानक से जिस तरीके से वनिता ने बताया कि बॉडी मिल जाती है, उसके बावजूद फिर भी बार बार मैसेज आए जा रहे थे। मतलब शायद कातिल को यह नहीं पता था कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, पुलिस को कौन कौन से सबूत मिल चुके हैं। अब पहली बार जब सौरभ जाट का नाम सामने आता है, पुलिस उससे पूछती कि अच्छा नंबर लाओ, उसका नंबर पता करें, सर्विलांस में डालें। तो पुलिस ने सेल टावर लोकेशन की मदद के जरिए पता लगाया कि सौरभ उस रोज उस टावर में आया था, उस फ्लैट में आया था और जो बीवी और खास तौर पर रोहित का जो दूसरा फोन है, दोनों फोन खुद सौरभ के पास ही हैं। अब जहां जहां सौरभ जा रहा था, सौरभ की जो दूसरा जो फोन है या जो बीवी का फोन है वहीं वहीं सेम लोकेशन था। मतलब इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि बच्ची की जानकारी, हत्या की जानकारी प्लस फोन की सारी डिटेल सौरभ के पास ही है। सौरभ की जांच पड़ताल करते करते उसकी सेल टावर लोकेशन निकालते निकालते पुलिस उस तक पहुंच भी जाती है और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सबूत क्या कि उस सबूत में जो जूता पहना दिखाई दे रहा था सौरभ, वो उससे उन्होंने देखा। अब जहां पर जिस जगह पर सौरभ मिला उस जगह पर उन्होंने लोकेशन कैसे ढूंढी, उन्होंने देखा कि सीसीटीवी में जो जूता पहना गया था और फ्लैट के बाहर जो जूता है वो दोनों जूते एक हैं। पुलिस ने ज्यादा देरी भी नहीं की, सीधा दरवाजा तोड़ते हुए अंदर गए और सौरभ को पकड़ लिया। सौरभ से पूछा फोन कहाँ है? वो तो सर कौन सा फोन? बोलते नहीं हमें पता है, फोन यहीं पर है और इसी लोकेशन पर है और तुम लगातार उस फोन से मैसेज कर रहे हो। सौरभ आनाकानी करता है, कांस्टेबल हवलदार हर कोई जाकर कोना कोना खंगाता है लेकिन फोन नहीं मिलता। फिर उसकी जो निगाहें थी, जो सौरभ की निगाहें थी, बार बार घर पे रखे एक्वेरियम के ऊपर जा रही थी। पुलिस को शक हुआ कि एक्वेरियम के आसपास कुछ हो सकता है। इस शख्स ने क्या किया था, एक्वेरियम जहां पे मछलियां थी उसके पीछे फोन को छुपा दिया था ताकि अगर पुलिस छानबीन भी करे कोना कोना तो कहीं किसी को ना मिले और किसी को शक भी नहीं जाएगा कि एक्वेरियम के पीछे फोन को छुपाया गया है। अब फोन मिल चुका था,
कातिल भी पुलिस के सामने था। पुलिस फिर अच्छे तरीके से खातिरदारी करती है और पूछती है कि बताओ, कातिल तो तुम हो, हमें पता है, किसके इशारे पे काम कर रहे थे, क्या मोटिव था तुम्हारा? सौरभ कहता है कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने नहीं मारा, मुझे आपने गलती से पकड़ लिया। पुलिस अच्छे तरीके से, जो पुलिस का जो तरीका होता है उससे पूछती है, और पहली बार सौरभ टूटा और कहता है कि देखिए सर, मैं तो कातिल हूं, लेकिन मैं तो एक मोहरा हूं, मुझे कठपुतली की तरह नचाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद रोहित है। रोहित ने अपनी बीवी को मरवाया, रोहित को पल पल की जानकारी थी, और हमारे सौरभ और रोहित के बीच में डील भी हुई थी। डील किस तरीके से हुई थी? सौरभ का कहना था कि हम दोनों बचपन के दोस्त थे, हम दोनों शराब पिया करते थे साथ में, और यहीं पर हमने शराब पीते पीते फैसला किया कि हम एक दूसरे की बीवी को मौत के घाट उतार देंगे। पहले कड़ी में 10,000 रुपए लेकर उसे रोहित की बीवी को मारना था। सोचिए, रोहित की बीवी को पहले मारना था, उसके बच्चे को मारना था। बच्चे को मारने के पीछे का मोटिव मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद जैसे ही काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा जो काम करना था रोहित को अपने दोस्त की बीवी को मारना था। क्यों मारना था बताता हूं। तो जब पुलिस ऐसे सुनती कि अच्छा, ये तुम्हारी जो प्लानिंग थी कब से चल रही थी, तो उसने कहा कि सर ये सारी चीजें तो खुद रोहित आपको बता सकता है। लगभग 3-3.5 दिन हो चुके थे इस हत्याकांड को। पति को गिरफ्तार किया जाता है। पति से पूछा जाता है कि रोहित देखो, तुम्हारा दोस्त तो तोते की तरफ से सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी बता दो, कब तक छुपाओगे ये जो खेल तुम रच रहे हो, षड्यंत्र जो रच रहे हो, और षड्यंत्र के जो सबसे मेन जो राजा हो तुम ही हो, और तुम ही टूटना बचा है, तुम टूटोगे तो हर चीज बताओगे। उसके बाद जब वो टूटता है तो कहता है कि सर देखिए, जब से मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी के साथ मेरी उससे बनती नहीं है और अक्सर झगड़ा करती है। अगर क्योंकि शादी की 7 साल तक मैंने इंतजार किया अपनी बीवी को मौत के घाट उतारने का, क्योंकि अगर शादी के शुरुआती सालों में अगर मैं अपनी बीवी को मार डालता तो मुझ पर दहेज उत्पीड़न का मामला लगता। इसलिए मैंने 7 साल तक अपने शिकार को अपने साथ रखा, उसके साथ हमबिस्तर हुआ और इंतजार करता रहा सही समय का, जब मैं अपनी बीवी को मौत के घाट उतार सकूं। उसके बाद जब पुलिस वाले पूछते हैं, ठीक है बीवी से झगड़ा होता था, हमने उसके बारे में तुम्हारे परिवार से पूछा, लड़की के परिवार वालों से पूछा, ये चीजें समझ में आती है, तुमने अपने बच्चे को क्यों मरवाया? इसके पास पहले तो झिझका का सारी तस्वीर दिखाई गई कि अपने बच्चे को चूम रहा है। तो उसने कहा कि देखिए सर, वी फॉर वैन और एफ साइंटिफिक वर्ड है, जो साइंस से जुड़े होते हैं, जिनको बच्चे होने में मुश्किलात आते हैं, वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आम भाषा में, आसान शब्दों में कहें तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। मतलब ये कि बाहर के तौर तरीकों से जो टेस्ट ट्यूब में जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, जो बच्चा कपल नहीं कर पाता, उनके लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। उसका कहना था कि टेस्ट ट्यूब के जरिए जो बेबी जो आया, जो बच्चा आया है, उस बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानता है, और जब से उस बच्चे ने उसके घर पर कदम रखा है, तब से उसे इस बच्चे से घृणा हो रही थी, उसे सांस ही नहीं आ रही थी, उसे लग रहा था कि किसी और का बच्चा है और ये मेरे साथ खेल रहा है। शादी के 7 साल बाद भी जब बच्चा नहीं हो रहा था, तब दोनों ने फैसला किया था कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी करेंगे, और जब से ये बच्चा आया है तब से इसने फैसला कर लिया था कि कभी भी और जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी बीवी से छुटकारा पाना है। और इसलिए उसने 1.5 साल के या कहें 21 महीने हुए थे इस बच्चे को, उस बच्चे को चूमता था, उस बच्चे के साथ रहता था, अपनी बीवी से भी वो बहुत ज्यादा प्यार करता था दिखाने भर के लिए, लेकिन इसलिए उसने मौत के घाट उतारने का एक बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान बनाया। और इसके लिए वो लगातार ऑफिस में पिछले कई दिनों से वो ओवर टाइम कर रहा था। खुद ऑफिस वालों को लग रहा था कि जो सर है तो बहुत पहले निकल जाते हैं, आजकल इतनी देर देर तक क्यों रुक रहे हैं, इनके बिहेवियर में कुछ ज्यादा ही बदलाव आ गया है। ये लोगों को उठ उठ कर मदद कर रहे थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं लगातार मतलब रात भर काम करता हूं, मैं बहुत बिजी रहता हूं। और जिस रोज हत्या हुई थी उसकी बीवी की, वो लगातार अपने ऑफिस में बहुत पहले पहुंच गया था, अपने ऑफिस वालों से कुछ इस तरीके से घुल मिल रहा था कि मानो उस पर तो दुखों का पाठ टूटा ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है, और हर किसी से हंसते खेलते हुए मिल रहा था। अभी जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, लगभग 4 दिन हो चुके थे, 4 दिन बाद बाकायदा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि किस तरीके से, जो अपनी हमने आपको कहानी बताई, इस कहानी में पुलिस हर चीज़ बताती है, हर एक गुनहगार का नाम लेती है और कहती है कि देखिए ये जो चीज़ें हैं, इसमें ये जो पति है इसी ने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा है। और सौरभ जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि बच्चे को लेकर बाहर भाग रहा है, जब वो भाग रहा था
तो उसी बीच उसे लगा कि कोई उसे पकड़ लेगा, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में जो पुलिस ने जो मेन गेट था सोसाइटी का, वहां पर किसी भी बच्चे को बाहर ले जाते हुए नहीं देखा था। तो इसने क्या किया, जो सामने वाली सोसाइटी आपको अभी दिख रही है, इसके पीछे बंजर जमीन थी, उस बच्चे को उठाकर जो बाउंड्री की दीवार थी, उस बच्चे को जोर से उस दीवार पर मारा और पटक कर आगे निकल गया और देर रात वापस आया था ताकि उस बच्चे को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन उसने देखा कि पुलिस वाले वहां मौजूद थे, इसलिए वो इस कड़ी में फेल हो जाता है। और जो पुलिस थी, पहले उन्होंने आगे की ओर बैरिकेडिंग कर रखा था, हर एक फ्लैट में जाके चीज देख रही थी। लेकिन कुछ पुलिस वाले जब अगले दिन या डेढ़ दो दिन बाद जब पीछे की ओर जाके तलाशी अभियान करते हैं, तब उन्हें नजर आता है कि एक बच्चा भी वहां पर मौजूद है और ये वही बच्चा है जो खुद रोहित का है। अभी जो सारी चीजें हमने आपको बताई, ये सारी चीजें हूबहू कोर्ट के अंदर भी इस पूरी कहानी सुनाई जाती है। इस कहानी में सौरभ तो कातिल था, इस बात की 100% गारंटी थी। लेकिन जो अब इस मामले को जब हम आपको सुना रहे हैं, इस वक्त जब सुना रहे हैं, तब जो पिता है, जो मास्टरमाइंड है इस पूरे केस में, मास्टरमाइंड है कत्ले आम मचाने के लिए, अपनी बीवी और बच्चों को मारने के लिए, उस जमानत पर बाहर है। सही सुना आपने, सलाखों के पीछे नहीं है, वो जमानत पर जेल से बाहर है। जो उसका दोस्त है, जहां पर दोनों ने फैसला किया था कि हम एक दूसरे की बीवी को मार डालेंगे, दारू पीती पीते जो डील हुई थी, 10,000 रुपए की भी जो डील हुई थी, उसमें से कुछ काम के पहले कुछ काम के बाद मिले थे, कुछ 1,000 रुपए मिले भी हैं सौरभ के फ्लैट से। सौरभ तो जेल के अंदर बंद है। अब क्योंकि मैनेजर साहब थे, अच्छी पैसे वाले थे, तो ये बाहर आ चुके हैं। जब हम कुछ सोशल मीडिया पर हैंडल्स खंगाल भी रहे थे इनके परिवार से जुड़े, तो हमें पता लगा कि जो रोहित के माता पिता हैं, या कहें जिस बच्चे की मौत हुई है, हत्या हुई है, उसके दादा दादी ने हाल ही में 50वीं वर्षगांठ जो शादी की सालगिरह होती है वो बनाई है। एक ऐसे बच्चे की जिंदगी या जब हत्या हो जाती, मौत हो जाती है, उस परिवार में अभी भी अगर खुशियां आ रही हैं, क्योंकि रोहित का मकसद ये था कि अगर मैं अपनी बीवी और बच्चों को रास्ते से हटा दूं, वो बच्चा जो उसे लगता था कि उसका खुद का बच्चा नहीं है, वो बीवी जो उसे अक्सर झगड़ा करती थी, इसके बाद वो एक फ्रेश जिंदगी शुरू करेगा, जहां पर एक नई लड़की से शादी करेगा, एक अच्छी जिंदगी गुजारे बसाएगा। और इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त के सहारे अपनी बीवी को रास्ते से हटा दूं, और किस बात की भनक किसी को नहीं लगेगी, सबको लगेगा कि नॉर्मल सी चीज कोई हुई है और यहाँ पर लूटपाट भी नहीं हुई थी। तो इस पूरे कड़ी में जिस तरीके से हम हर डिकोडिंग क्राइम के अंत में आपसे ये कहते हैं कि मौत, झूठ और साजिश, कभी झूठ नहीं बोलते और कभी ना छुट्टी लेते हैं। यहाँ पर भी मौतें होती है, फिर झूठ बोला जाता है पिता के द्वारा और कहा जाता है कि अरे आप ढूंढिए, मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है। और एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें खुद पिता अपनी बीवी और अपने बच्चों की मौत की इस तरीके से जाल बुनते हैं कि पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है कि असली कातिल कौन है। कातिल का चेहरा ही सामने नहीं आ पाता। लेकिन जो कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, जो कानून के हाथ हैं जकड़ते हैं, और इस तरीके से जकड़ते हैं कि कातिल चाह कर भी इसे छुड़ा नहीं सकता। तो इस पूरे केस स्टडी से हमें ये चीज़ तो सीखने को जरूर मिलती है कि कातिल जितना भी शातिर हो, पुलिस जरूर उन तक पहुंच जाएगी, भले ही देर हो, लेकिन अंधेरा नहीं हो सकता है। और इसलिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी कहानियां जो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ साझा करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।